Yes, good afternoon, students. Am I audible? सुन पा रहे हैं? Please Yes, reply. sir. Yes, sir. Okay. बाकी बच्चे कहाँ हैं? Ask them to join. Okay. So this is your unit 5. Okay. As per your syllabus. Unit 4 we have completed. That is your hydroelectric power plants, their classification, unke layouts, components. Then again for the wind, tidal, solar PV, solar thermal, geothermal, biogas and fuel cell systems. We have completed all these topics. Okay. In unit 4. So we have completed our 4 units successfully in power plant and 1 unit is remaining. That is unit 5. Okay. तो इसमें एक टॉपिक है आपका, that is pollution control technologies including waste disposal options for fuel of coal and nuclear power plants. ठीक है. So pollution से आप क्या समझते हैं? What do you mean by pollution? Yes, anyone? बेसिकली पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन है अपने इन्वायरमेंट को गंदा करना, दैट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. अपने पानी को गंदा करना, दैट इज वाटर पोल्यूशन. मतलब जो चीज अनडिजायर्ड है और वो किसी फैक्टर्स पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, दैट इज पोल्यूशन. अभी आप एक कमरे में बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं आपने पीसफुली, अब सडनली कोई आके हॉर्न बजाने लग जाए या फिर आपके पीछे कोई आपका म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दे या कोई गाना चला दे, तो दैट इज अ पोल्यूशन, दैट इज नॉइज पोल्यूशन. ओके, आर यू गेटिंग? Yes, sir.
सो सिमिलरली हियर, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इट हैज सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, ऑन द सराउंडिंग्स। सो उनको कैसे हम कंट्रोल करें, उनको कैसे हम मिनिमाइज करें, सो दैट जो हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, जो भी चीज़ हम जनरेट करके निकाल रहे हैं, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट डाले आपके सराउंडिंग्स पे, आपके इन्वायरमेंट पे। गेटिंग माय पॉइंट? सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम, एज पर द बुक हम चलें। द ऑल पावर प्रोडक्शन प्लांट्स इनवेरिएबली pollutes the atmosphere, and the resulting imbalance on the ecology has a bad effect. The pollution is inevitable and in some cases has to be minimized to an extent possible. This is this is being achieved by the effective legislations over the world. क्या कह रहा है कि जो आपका पोल्यूशन है, हर एक पावर प्लांट जो भी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, वो इनवेरिएबली पोल्यूशन क्रिएट करेगा ही करेगा इन्वायरमेंट में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, रिजल्टिंग इन इनबैलेंस इन इकोलॉजी। आपकी जो इकोलॉजी है उसमें अनबैलेंस करेगा, उसके बैड इफेक्ट है। एंड पोल्यूशन जो है इनइविटेबल है, मींस आप इससे बच नहीं सकते, पोल्यूशन तो होगा ही होगा, इनइविटेबल। सॉरी। एंड इट इन सम केसेस हैज टू बी मिनिमाइज्ड टू एन एक्सटेंट पॉसिबल। और कुछ केसेस में हमें इनको मिनिमाइज करना है जितना भी हो सके, और वो कैसे होगा? बाय इफेक्टिव लेजिस्लेशंस, कुछ कानूनी प्रक्रिया हम इसमें अपनाएं ताकि जो है कंपनीज इसको ध्यानपूर्वक और एक सीरियसली होके इसको अडॉप्ट करें। गेटिंग माय पॉइंट? सो द पावर प्लांट्स पोल्यूटेंट्स ऑफ मेजर कंसर्न्स, के पावर प्लांट के जो एक तो पोल्यूशन है, पोल्यूशन कोई कोई कंपोनेंट तो कर रहा होगा, कोई पार्टिकल तो कर रहा होगा, तो उनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं जो हमारी सबसे मेन कंसर्न है? तो फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात करें, जो प्लांट्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स पे रन कर रहे हैं, या फॉसिल फ्यूल्स पे जो प्लांट्स रन हो रहे हैं, उनका जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कंसर्न के हैं? पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही मेरे यहाँ से आपकी तरफ? एनी डिस्टरबेंस? नहीं सर। आवाज क्लियर आ रही है, समझ में आ रहा है? एक बार बता दीजिए यस सर। बाकी बच्चों को। यस, आशीष, अंकित, गौरव, हिमांशु, जैनीश, ऋषभ। यस सर, क्लियर है। सर क्लियर है। ओके। क्लियर आवाज आ रही है सर। सो जब हम बात करते हैं पोल्यूटेंट्स की, तो सबसे पहला जो फॉसिल फ्यूल्स के पावर प्लांट है, जो पोल्यूटेंट्स हमारे मेजर कंसर्न के हैं, दैट इज सल्फर ऑक्साइड, देन नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, थर्मल पॉल्यूशन, जो हीट हम जो गैसेस हम बर्न करके निकालते हैं, अपने ब्रेटन साइकिल से निकालते थे, वो कुछ टेम्परेचर लेके जाती थी। सिमिलरली कोल पावर प्लांट में जब हम बर्नर में, बॉयलर में जो हीट सप्लाई करते थे कोल को जलाने के बाद, उसके बाद जो चिमनी से हम उसको निकालते थे, उसकी भी कुछ हीट होती थी। कुछ तो हम वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम से रिकवर कर लेते थे, लेकिन फिर भी हमारी हीट काफ़ी एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो रही थी। वो लॉस्ट हो रही थी प्लांट के रिस्पेक्ट में, बट फॉर इन रिस्पेक्ट अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं या एटमॉस्फेयर की रिस्पेक्ट में बात करूं, सो वो इननेसेसरी आप डंप कर रहे हो हीट को इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल जो अर्थ का टेम्परेचर है इज इंक्रीजिंग। उसकी वजह से हमारे पास कुछ बहुत सारे बैड कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि जो आपकी आइस है, पोलर आइस, वो स्टार्ट हो रही है मेल्ट करना, ठीक है। बहुत सारी कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, वो एक्सटिंक्शन की जोन पे आ रहे हैं। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो अपना माइग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर हीट की वजह से, इनप्रॉपर हीटिंग की वजह से। ओशन करंट्स का जो फ्लो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। रिवर्स के अंदर पानी ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह से फ्लडिंग की सिचुएशन ज़्यादा है। सो यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। सो सबसे मेन जो इसका जो ओरिजिनेटर है, ये आपका पावर प्लांट्स है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे मिनिमाइज कर पाएं, तो जितने भी इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं हम उनको मिनिमाइज कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? देन दिस इज द पर्टिकुलर मैटर, ये सबसे ज्यादा
एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम निकालते हैं, AQI, आप देखते हो सर्दियों में AQI जो है काफी जो है बढ़ जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफी बहुत बैड कंडीशन में पहुंच जाता है दिल्ली में और NCR रीजन में, बिकॉज ऑफ एक तो बोलते हैं स्टेबल बर्निंग, जो आपका फसल का जो अवशेष है स्टबल, उसको जलाने से, दूसरा आपके दिवाली पे पटाखे छुटाने की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, प्लस आपका जो डीजल की गाड़ियां हैं उनसे, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स। सो दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस पर्टिकुलर मैटर, दैट इज PM2.5, जो अभी आपने सुना होगा, जब हम N95 मास्क लगाते हैं कि इट इज कैपेबल ऑफ restricting this PM2.5 entering into our जो हम लंग्स में, PM2.5. Have you heard about this particular matter? So it is the representation of particular matter, that is PM, and this is the size of the particle, that is 2.5 microns. Okay. So these are the pollutions from fossil fuels. जो हम fossil fuels है, हमारा कोयला हो गया, हमारा डीजल हो गया, नेफ्था ऑयल हो गया, या हमारा गैस हो गया, नेचुरल गैस। सो उससे ये वाली चीजें बन रही हैं। बात करें अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, तो ये इससे भी ज्यादा लीथल है। तो इसके अंदर क्या क्या है, दैट इज रेडियो एक्टिविटी रिलीज। जो आपके, जो हमने कोर पढ़ी थी, जब हम पावर प्लांट पढ़ते थे न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसमें इस तरह से कोर चैम्बर था, जहाँ पे आपकी कोर थी, जहाँ पे आपका फिशन रिएक्शन हो रहा था अंदर। ठीक है, ये जो मैंने डोम बनाया, दिस इज शील्डिंग, और इसके अंदर जो चैम्बर है, इसके अंदर आपका फिशन रिएक्शन हो रहा है, दैट इज कोर। सो इसकी अंदर जो आपका मटेरियल लगा हुआ है, न्यूक्लियर मटेरियल, दैट इज डिकेइंग, रिलीज कर रहा है आपका एनर्जी, उसके साथ आपके अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स रिलीज कर रहा है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। सो हमें पता है कि गामा पार्टिकल्स जो है सबसे ज्यादा लीथल है, राइट। तो वो अगर आपके एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएं, तो आपकी फ्लोरा एंड फौना बोथ के लिए हार्मफुल है, एज वेल एज फॉर ह्यूमन लाइफ। सो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरा, रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या आएगा आपका, जो यहाँ पे हम हैवी वाटर यूज करते थे, हैवी वाटर यूज करते थे ना एज ए मॉडरेटर, तो जो मॉडरेटर है उसकी वजह से आपके यहाँ पे जो है रेडियो एक्टिविटी लीक ना हो। पहला तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट ऐसे। दूसरा, जो आप ये लेके गए हो ना दूसरी साइकिल में, प्राइमरी से सेकेंडरी साइकिल में, वहां जो आपने कंडेंसर लगाया है, उससे आपके जो कूलिंग वाटर आ रहा है कहीं से भी, ओपन बॉडी से, या तो रिवर है या कोई पॉन्ड है, वहां पर ये रेडियो एक्टिविटी रिलीज ना हो, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो फ्लूइड। समझ रहे हो बात को। एक तो हो गया ये जो वर्किंग फ्लूइड की वजह से रेडियो एक्टिविटी रिलीज होगी, दूसरी रेडियो एक्टिविटी रिलीज होएगा जो यहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल निकला। वेस्ट कौन सा वेस्ट, कि जो आपका न्यूक्लियर फिशन में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ था, आपके पैलेट्स, यूरेनियम पैलेट्स, अब वो एनर्जी देने के लायक नहीं रहे, तो उनको हमने वहां से हटा दिया, यहाँ से हमने इसको निकाला, और नाउ दिस इज न्यूक्लियर वेस्ट। अब इसको हम कहीं डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो हम इसको ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ करें ताकि इससे जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज हो रही है अभी भी, ये अभी भी रेडियो एक्टिव है, वो एनवायरमेंट में ना आए। सो दैट इज आल्सो अ मेजर कंसर्न। देन थर्मल पोल्यूशन, मैंने वही बताया, हीट। जब यहाँ से आप हीट उसको कंडेंसर में कूल करते हो पानी को, तो इननेसेसरी हीट तो आपकी डंप हो रही है। So beside this, pollutants such as lead and your hydrocarbons are contributed by the automobiles. ठीक है, in this chapter we will discuss all these in detail. So pollution from thermal power plant. So the environment is polluted to a great extent by thermal power plants. The emission from the chimneys throws unwanted gases, particles into atmosphere, while the heat is thrown into the atmosphere and river. जो आपकी गैसेस जा रही हैं वो भी गर्म है, तो वो एनवायरमेंट को गर्म कर रही है। दूसरा, रिवर से आप पानी ले रहे हो कंडेंसर के लिए, तो कंडेंसर में जो आपकी वेट स्टीम जा रही थी, उसकी जो एनर्जी है वो कूलिंग वाटर में जा रही है, एंड दैट कूलिंग वाटर अगेन गोज टू योर रिवर बॉडीज, तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहां की जो मेराइन लाइफ है वो खतरे में है, राइट। Both these aspects pollute the environment
beyond the tolerable limits and now being controlled by the appropriate regulations. The type of emissions, effects and methods of minimizing these pollutions are discussed below. इसका मैं एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नाउ मेड कंपलसरी कि BS6 इंजन्स आप देंगे कारों में. इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस BS6 इंजन्स. सुना है इसके बारे में किसी ने BS6 इंजन्स? यस सर सुना है। इसमें होता क्या है, इसमें आपके जो पेट्रोल है या डीजल है उसके साथ आप एक एड ब्लू नाम का एक और सोल्यूशन डालते हैं. दिस इज एड ब्लू. ठीक है, एड ब्लू प्लस योर डीजल. ठीक है, तो होता क्या है कि जो सल्फर कंटेंट है आपका और जो दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं वो इस यूरिया के साथ रिएक्ट करके जो गैस निकल रही है एग्जॉस्ट आपके इंजन से वो कम पोल्यूटेंट होती हैं एज कंपेयर टू, अगर मैं BS6 को कंपेयर करूं BS4 से. ठीक है, पहले जो BS4 था अगर मैं उसको कंपेयर करता हूं BS6 से, सो ऑलमोस्ट 300 टाइम्स जो है पोल्यूशन कम हुआ है. अगर पहले 300 था तो अब 1 है BS6 इंजन का. बट ये होता कैसे अचीव, ये फ्यूल इसके साथ जलता है और एक SCR यूनिट लगती है जिसे बोलते हैं सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्टर, जो इस पूरे प्रोसेस को जो है कैटलिस्ट की तरह काम करती है और इसको जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल गैसेस में कन्वर्ट कर देती है दैट कैन बी इजीली रिसाइकल्ड बाय द प्लांट्स. राइट. PM 2.5 की जो क्वांटिटी है वो भी आपकी एमिशन लिमिट्स जो थी वो भी कम हो गई हैं विद द एडवांसमेंट इन द इंजन्स एंड BS6 नॉर्म्स जो आए उसकी वजह से. द एयर पोल्यूशन in a large measure is caused by the thermal power plants burning conventional fuels, that is coal, oil and gases. इसकी वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है. The combustible elements of the fuels are converted to gaseous products and the non-combustible to ash. देखो कुछ कंबस्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो जलने के बाद ना कुछ अपना रेजिड्यू छोड़ जाते हैं. So what is that residue? That is ash, राख. Okay, so thus the emission can be classified as below, that is gaseous emissions, particulate matter emissions, solid waste emissions and thermal pollutants. इसको आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्लियरली? यस, समझ पा रहे? यस, अभिषेक कुमार, आकाश, पे अटेंशन. जी सर समझ रहे हैं। आप ये इनको क्लासिफिकेशन जो मैं बता रहा हूँ इसके हिसाब से अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए कि गैसेस एमिशन क्या है, देन पर्टिकुलेट एमिशन कहाँ से हो रहा है. मतलब एक प्लांट को इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में कि प्लांट कैसे कैसे काम कर रहा है आपका. आप अगर मैं कोल पावर प्लांट की बात करूं तो ये वाला एमिशन कहाँ हो रहा है, गैस एमिशन कहाँ हो रहा है, बताओ जरा कहाँ हो रहा है गैस एमिशन, गैसेस एमिशन कहाँ हो रहा है? कंडेंसर में है, चिमनी में है, टरबाइन में है, ये कहाँ है? बताइए. वेरी सिंपल, डोंट हेजिटेट. तो गैसेस एमिशंस की हम बात करें जो सब कैटेगरी है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है. दैट इज वेरियस गैसेस पोल्यूटेंट्स आर सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. इनके हम इफेक्ट्स देखेंगे कि ये मैन पे
वेजिटेशन पे और मिनरल्स और एनिमल्स पे क्या इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, अगर SO2 आपकी क्वांटिटी बढ़ जाए, जो आपकी परसेंटेज है एयर के अंदर इसकी बढ़ जाए, तो मेंस के लिए क्या करेगा, दैट इज सफोकेशन एंड इरिटेशन ऑफ थ्रोट्स एंड आईज, रेस्पिरेशन सिस्टम में दिक्कतें आएंगी इन मेंस। ओके आज मेरी आवाज थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो सकती है मे बी, बिकॉज गले में इन्फेक्शन है। ठीक है, सो प्लीज बियर विद मी। नाउ ऑन वेजिटेशन, वेजिटेशन के लिए अगर बात करें हम, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसिटिव क्रॉप्स एंड रिड्यूस यील्ड। क्या होगा क्या कि जो सेंसिटिव क्रॉप्स हैं, जो आपकी गैस इन्वायरमेंट में अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस जो हैं वो बियर नहीं कर पाती। मे बी सम फॉरेन स्पीसीज, जो हम फसलें यहाँ पे उगा रहे हैं जो दूसरे एरियाज की हैं, मान लो आप सेब उगाते हो हरियाणा में, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, और उसके ऊपर से आप अगर इस तरह का पोल्यूशन वहां पे क्रिएट हो जाए एयर में, सो दैट स्पीसी में डाई। ओके, नाउ मटेरियल्स की बात, बिकॉज ऑफ दिस अगर ये पानी के साथ मिलेगी, so it will form H2SO4 that will be very corrosive, sulfuric acid, right? and ये जब रेन के साथ मिलती है then also form acid rain, तो ये इन मिनरल्स के लिए करोजिव है। नाइट्रस ऑक्साइड्स की हम बात करें, दैट इज नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्साइड्स बनती हैं इसको हम बोलते हैं NOx। ठीक है, नॉक्स बोलते हैं इसको। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या करती हैं, दैट इज इरिटेशन, आपकी ब्रोंकाइटिस बीमारी, और जो है ओडमा ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, ये कर देता है नाइट्रस ऑक्साइड। वेजिटेशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मिनरल्स पर। नाउ अगर H2S की बात करें हम, हाइड्रोजन सल्फाइड, सो बेयर डिजीज कर देती है ये अगर ज्यादा हो जाए ह्यूमंस के अंदर, एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सो यू कैन सी द गैसेस जितनी भी हैं, पोल्यूशन गैसेस पोल्यूशन हैं, वो ज्यादातर आपके मेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। कहाँ तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम दीज पावर प्लांट्स, एंड ऑन अदर हैंड वी आर मेकिंग इट extremely difficult for us to survive in this type of conditions। ठीक है, और ये जो है क्रॉप्स के लिए भी डेंजरस है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्लोरोसिस इन कैटल्स एंड ग्रेजिंग। एक फ्लोरोसिस नाम की बीमारी है, कैटल्स में हो जाती है इसकी वजह से। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं स्लो पॉइजनिंग गैस। होता क्या है कि हमारे अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन। हैव यू हर्ड अबाउट हीमोग्लोबिन? बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है हमारे ब्लड के अंदर। उसका काम क्या है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। तो जब हमारा जो ब्लड है वो हमारे लंग्स के थ्रू जब जाता है, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू जाता है, वहां पे छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, वहां डिफ्यूजन होता है गैसेस का। सो CO2 इज जो है वहां से हमारे जो ब्लड लेके आ रहा है, अपने सेल्स से कैरी करके आ रहा है, उसको यहाँ पे एक्सेल कर देता है, निकाल देता है लंग्स के अंदर, एंड इट ऑब्जॉर्ब्स O2 ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आ रहा है हमारे लंग्स के अंदर, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ जब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, सो इसकी डिसॉल्विलिटी जो है हीमोग्लोबिन में इज मच मोर हायर देन O2। कि अगर आपके O2 के साथ CO जा रहा है ना, तो ब्लड विल रेडिली कंबाइन विद दिस CO। अगर वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो जो आपके ब्लड को ऑक्सीजन लेके जाना चाहिए सेल के लिए, वो नहीं ले जा पाएगा। दूसरा, ये ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस है, तो आपको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे आपको जो है सुस्ती आने लग जाएगी अगर ये कंटेंट बढ़ता चला जाता है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड स्लोली 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 यू विल डाई, आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई इज अ स्लो पॉइजनिंग गैस। कई बार आपने सुना होगा कि एक बंदे ने अपने गाड़ी का AC ऑन किया, शीशे उसने अप किए और वो सो गया, एंड सुबह पता चल गया मर गया, बिकॉज दिस गैस इज एक्यूमुलेटेड इन दिस हिज कैबिन। बहुत ज्यादा CO2 और CO बनने की वजह से उसको पता ही नहीं चला,
ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, CO जो है उसके ब्लड में रेडिली कंबाइन होती चली गई एंड ही डाइड। इंक्रीज्ड एक्सीडेंट लायबिलिटीज, तो ये एक बहुत खतरनाक गैस है। ये बनती कैसे है? बनती है कैसे, CO कैसे बनती है? देखो C+O इज इक्वल टू CO2। तो बैलेंस करूँ तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, हमें चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, यानी कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के कार्बन के मॉलिक्यूल से बनके O2 बनता है, CO2 बनता है। ना अगर मैं कहूँ C+O इज इक्वल टू CO, एक ही मॉलिक्यूल है एक कार्बन का, तो CO बनेगा। मीन्स जब आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है, देन इट फॉर्म्स CO। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। बताइए। यस सर। अच्छा, एक बार इसको देख लीजिए, इस पैराग्राफ को, ये जो आपका टेबल है इसको एक बार ध्यान से देखिए, पढ़िए। हो गया? यस, पढ़ लिया आपने? यस सर। ओके, तो चलो हम पहले SO से बात कर देते हैं, सल्फर ऑक्साइड से हम बात करते हैं, इसको कैसे रिमूव किया जाए। तो इसके लिए एक डिवाइस लगाते हैं हम, दैट इज वेट स्क्रबर। और जो आपके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो आप ये फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन प्लांट्स भी लगाते हैं, FGDB सिस्टम्स लगाते हैं, दैट इज फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन सिस्टम्स। वो भी इसी तरह से होता है। इसमें हो क्या रहा है देखो, जो आपकी डर्टी गैसेस हैं, जो आपके एग्जॉस्ट से गैसेस आई हैं, these are fed tangentially to the scrubber, tangentially, ठीक है, and they after entering they starts to rotate ऐसे peripherally, ठीक है। एंड यहाँ पे लगा हुआ है दैट इज ये स्प्रे मैनिफोल्ड, यहाँ से आपका पानी जो है स्प्रे होता है इस गैस के ऊपर, ठीक है। तो इस स्प्रे के होने की वजह से जब ये ऐसे मूव करता है तो सबसे पहले इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं दे सेटल डाउन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रैपिड चेंज इन देयर डायरेक्शंस, वो पार्टिकल्स यहाँ पे अक्यूमुलेट होने जाते हैं, प्लस जो वाटर यहाँ पे स्प्रे हो रहा है उनके साथ कंबाइन होकर नीचे आ जाते हैं, एंड द गैस इज ऑल्सो गेट डिजॉल्व इन दैट वाटर। उस वाटर को फिर ले जाके हम दोबारा से ट्रीटमेंट करके फिल्टर करके उसको रीयूज कर लेते हैं, और जो यहाँ से गैस निकली है दैट विल इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम SO2, और उसको फिर एनवायरनमेंट में हम आराम से आसानी से रिलीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
बात। ओके, सो एक बार कंस्ट्रक्शन के ऊपर नजर डालें इसकी। सो पानी इसमें जा रहा है तो इसका मतलब इसके कुछ एक इनलेट पोर्ट होगा। सो दिस इज योर इनलेट पोर्ट, जहां से पानी जा रहा है इसमें। ओके, और जो वेस्ट वाटर है वो भी कहीं से आ रहा होगा। सो यहाँ से पूरा वेस्ट वाटर कलेक्ट करके ड्रेन कर देते हैं, ठीक है। तो डर्टी गैसेस यहाँ से इनलेट हुई, घूमी यहाँ पे और क्लीन होके निकल गई। दूसरा टेंजेंशियल गैस हो गया, स्प्रे मैनिफोल्ड हो गया, एंड कोर बूस्टर डिस्क है आपकी, एंड देन स्ट्रेटनिंग वेन्स, ताकि ये फ्लो ऊपर नॉर्मली डायरेक्ट वर्टिकली अप जाए गैसेस एनवायरमेंट में, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें CO2 भी होगी, ठीक है, और कुछ और भी गैसेस होंगी। सो जो मैंने बताया वो ये लिखा हुआ है पूरा, एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। The gases to be cleaned are admitted tangentially into the scrubber, which will also help in separating the particulate matter. Water spray absorbs these gases, and particulate matter which collect on the surface of the scrubber are washed down by the water, and the water is further treated, filtered and reused. Now, wet scrubber is also find its applications in grain milling industries. जहाँ पे आपके आटा पिसता है वहां पर भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ग्रेन्स के जो सस्पेंड हो जाते हैं आपके इन्वायरमेंट में, और वो आपको सांस लेने में दिक्कत दे सकते हैं काफी लॉन्ग टाइम एक्सपोजर्स के बाद। नो, कलेक्शन एफिशिएंसी जो है स्क्रबर की वो 90% है आपकी, मतलब 90% तक आपके जो गैसेस उसको इनलेट में आ रही हैं उनको वो साफ करके निकाल देगा। ओके, अब नाउ ये इस एडवांटेजेस के साथ इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस है यूजिंग वेट स्क्रबर्स। पहला क्या, जो देखो हॉट गैस आ रही थी आपकी चिमनी के अंदर से, बहुत गैस आ रही थी, जब उसके ऊपर हम पानी स्प्रे करेंगे तो वो कूल नहीं होगी क्या? यस, सो इट कूल डाउन। सो बिकॉज ऑफ दैट कूलिंग, जो उसका अपवर्ड प्रेशर होता है मूवमेंट का वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। सो गैसेस आर cooled to such an extent that they must be reheated before being sent to the stack, मतलब जो वहां से निकलने के लिए उसको रीहीट करना पड़ता है, इतनी कूल हो जाती है गैस। एंड द प्रेशर ड्रॉप्स इज वेरी हाई, प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज अभी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा था, वो आराम से जा रही थी, डेंसिटी कम थी, बट नाउ वो कूल डाउन होने की वजह से डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, और उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमें एक सिस्टम लगाना पड़ रहा है। ओके, वाटर यूज्ड आफ्टर डिसॉल्विंग सल्फर ऑक्साइड्स will contain sulfuric and sulfurous acids which may corrode the pipelines and scrubber itself, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि जो सल्फर ऑक्साइड्स पानी के साथ मिलती हैं दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, और ये पता है आपको हाईली करोसिव नेचर है, पीएच इसका पीएच वैल्यू 1.5 to 1.8 तक होती है पीएच वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड की, हाईली करोसिव, ठीक है। तो ये आपकी पाइपलाइंस को और जो आपका स्क्रबर है उसको भी खराब कर सकता है। सो दिस वाटर कैन नॉट बी लेट आउट इनटू द रिवर्स, ठीक है, इसको पहले हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का पीएच होता है 7। अगर हम एसिडिक पानी अगर बॉडीज के अंदर डालेंगे तो वहाँ की मेराइन लाइफ खराब हो जाएगी, और वहाँ के जो नीचे प्लांट्स हैं, फोटो प्लैंक्टन्स हैं, वो भी खराब हो जाएंगे, तो ये पानी हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ओके, यस सर। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछो, आज यहीं तक रखते हैं। एक बार अपनी अटेंडेंस बोल दीजिए। टुडे इज 27। यस, अभिषेक। प्रेजेंट सर।
आकाश, प्रेजेंट सर। अंकित, अंकित, आशीष, प्रेजेंट सर। चंदन। यस सर। कल आए थे चंदन तुम? यस सर। कल आए थे? हाँ जी सर, कल आए थे। कल क्या पढ़ाया था सर मैंने? मैं रोज आता हूँ। कल सर, हम्म, सर फ्यूल सेल पर आए थे। ओके, वर्किंग। ठीक है। नाउ गौरव कुमार, Yes, sir. गौरव कुमार। हिमांशु, यस सर। सर लग गई गौरव की। हाँ लग गई। हिमांशु, यस सर। हिमांशु पुंडीर, प्रेजेंट सर। जेनिश कुमार, जेनिश Present, कुमार, sir. नंबर 19 हृदय। हृदेश, हाँ यस हृदेश, प्रेजेंट सर। जेनिश कुमार, जैनेश कुमार, Present, sir. Present, sir. जितेंद्र राणा, प्रेजेंट सर। कार्तिक, कार्तिक, कौशल कुमार, नंदिनी, पवन सिंह, प्रिंस, राहुल 32। यस सर। कल आए थे तुम? कल सर किसमें, इस वाली में? हाँ नहीं सर, लेट हो गया सर, ठीक। क्लास एंड हो गई। राहुल चौधरी, राहुल 34, 34 राहुल। रामदत्त, प्रेजेंट रामदत्त, सर। सब प्रेजेंट। रौनक, रौनक, रौनक नहीं है। शेखर, शेखर, ऋषभ नायक। प्रेजेंट सर। बाकी कोई बच्चा और? रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 हो गया। भाई अपनी पीपीटी प्रिपेयर करके लेके आओ 4 बजे। आज ठीक है? किसकी टर्न है सर? हैं? आज किसकी टर्न है सर? किस किस का हो गया? इसकी आज ये जितेंद्र राणा, कौशल कुमार, नंदिनी, पवन,